है ना। वो दरअसल हुआ ये कि लाइट चली गई थी और वो लाइट जाने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था मामला, है ना। तो दोबारा से जुड़ जाइए। अभी जो 15-16 प्रश्न मैंने पढ़ा दिए थे ना, अभी जो क्लास लाइट जाने से पहले हुई थी उसमें 15-16 प्रश्न पढ़ा दिए थे, लेकिन मैं उनको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब वो जो पिछली वाली जो क्लास है वो अब डिलीट हो जाएगी। एक ही क्लास रखेंगे, ये वाली जो क्लास है ना, ये वाली क्लास ही चलेगी अब पूरी। जो पिछली वाली क्लास है वो डिलीट कर देंगे, तो ये एक ही क्लास रहेगी अब आपके पास, इसलिए आपको इसी में जुड़ना है, इसी को देखना है पूरा अच्छे से, उसके चक्कर में मत रहना, है ना। लाइट चली गई थी इस वजह से वो दिक्कत हो गई थी। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से दोबारा शुरू करते हैं। जो 15 प्रश्न मैंने बता दिए थे उनका सॉल्यूशन भी मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं। आप सभी साथी ध्यान से सुनना, देखना, समझना चीजों को। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है। तो यहां पर कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैंसर जो है एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये फैलता नहीं है, लेकिन अपने ही शरीर में, एक ही शरीर में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। और कैंसर होता क्या है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है इसमें, यानी कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती हैं, ट्यूमर हो जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और ब्लड कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर, उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसमें WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जांच के लिए बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी, है ना। कोई एक ऊतक वो चिमटी की सहायता से उठाया जाता है और फिर उसमें चेक करते हैं कोशिकाओं के विभाजन की स्पीड क्या है, दर क्या है, बस उसके आधार पे पता किया जाता है कैंसर की गांठ है या नॉर्मल गांठ है ना, बस इतना सा होता है। अगला प्रश्न है शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा, फारसी का शब्द है, ज्यादा मात्रा किस चीज का कारण बनती है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो ये पथरी का कारण बनती है, यानी स्टोन का कारण बनती है, पथरी का, है ना। ये पथरी का कारण बनती है। इधर ये ब्रोंकाइटिस श्वसनी शोथ है, श्वसन से संबंधित बीमारी है। मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। और मेनिंजाइटिस, ब्रेन की झिल्ली में सूजन आने की वजह से होने वाली बीमारी। डायबिटीज, सॉरी, ये जो पथरी है वो गुर्दे की पथरी होती है। गुर्दे को किडनी या वृक्क भी कहते हैं, ठीक है, गुर्दे को किडनी या वृक्क भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, एक डायबिटीज मेलिटस और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे मेलिटस की बात हो रही है, अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उसकी कमी से ये बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस, जिसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है इंसुलिन की कमी होने से। इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या कहते हैं इस बीमारी को? डायबिटीज मेलिटस। कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग बोले तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, एसटीडी। शारीरिक संबंध बनाने पर जो बीमारियां फैलती हैं असुरक्षित रूप से, यानी बिना प्रोटेक्शन, बिना निरोधक का यूज किए जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, यौन संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। यक्ष्मा या टीबी एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है। बाकी की ये जो चार बीमार नाम मैंने लिखे हैं ये चारों के चारों एसटीडी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और ये टीबी मेंटॉक्स टेस्ट करते हैं इसमें, और बीसीजी इसमें टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है? बीसीजी। सिलिकोसिस, जो ये मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, इनके सांस के साथ जाता है सिलिका, और उससे बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित सिलिकोसिस बीमारी। थैलेसीमिया के रोगी में, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें 11वें गुणसूत्र पर खराब जीन आने की वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। 11वें गुणसूत्र पर खराब जीन आने की वजह से बीमारी होती है। और ऐसी कुछ और बीमारियां, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया हो गया, जैसे आपका ये वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता इंसान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? अगले प्रश्न पे चलिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न जब भी आएगा, आपको जरूरी नहीं है चारों ऑप्शन आते हो, आपको एक ऑप्शन भी आता हो तो भी आपका काम हो जाएगा। सी, टीवी। बताओ टीवी किसकी वजह से होता है? टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो सी में दूसरा ऑप्शन आएगा। देखो सी में दूसरा ऑप्शन एक ही जगह पर है। ऐसे प्रश्न आराम से आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है।
चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक। चेचक को हम कहते हैं बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स। पहला जो वैक्सीन बनाया गया था वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया था 1796 में, और वो टीका किसका था? चेचक का था। साल्क ने पोलियो वैक्सीन बनाया। वैक्सीन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना है और इसका मतलब होता है गाय। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। पहला वैक्सीन चेचक का टीका डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया। पहला जो वैक्सीन है वो किसने बनाया? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाया? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट यहां से भी याद रख लेना ये वाले। ठीक है, फिर ये एन्सेफेलाइटिस किस वाहक से स्थानांतरित होता है? एन्सेफेलाइटिस किस वाहक से स्थानांतरित होता है? ये क्यूलेक्स मच्छर की वजह से एन्सेफेलाइटिस होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस या एन्सेफेलाइटिस, मादा क्यूलेक्स मच्छर की वजह से। ठीक है, 3 शब्द मैंने आपको समझाए, रोग कारक, रोग वाहक और वाहक। जिस सूक्ष्म जीव की वजह से बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं रोग कारक या रोगजनक, यानी पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैथोजन, उसे हम कहते हैं पैथोजन। बाकी जो बीमारी को फैलाने वाले कारक होते हैं उन्हें हम रोग वाहक और वाहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो हृदयाघात का कारण। तो हृदयाघात का कारण ध्यान रखना, हार्ट अटैक या हृदयाघात जो होता है ये जब ब्लड की सप्लाई, शुद्ध रक्त की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती पूरी तरीके से दिल को, तब ये हृदयाघात होता है, यानी हार्ट अटैक होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो नलियों में, धमनियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सारे के सारे कारण आएंगे। रक्तवाहिनियां 3 प्रकार की हैं, धमनी, शिरा और केशिका, और इनके अध्ययन को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। इनकी स्टडी को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। पानी में किसकी मात्रा अधिक होने से, ये प्रश्न वो है पहले 15 प्रश्न जो मैं करवा चुका था अभी थोड़ी देर पहले, जो लाइट की वजह से क्लास रुक गई थी रास्ते में, उसकी 15 प्रश्न है ना, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे आगे से। ठीक है, तो आप दिक्कत मत करना, मैंने सबके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये जब पीने के पानी में नाइट्रेट ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय जुड़ने से नाइट्रेट से जुड़ जाता है, और फिर ऐसी स्थिति में ये समस्या होती है जिसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे गुणसूत्र। तो इसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है इस प्रश्न की। 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में ऐड हुए और 21 की उम्र में मामला डाउन पड़ गया। ठीक है, तो इस आधार पे हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 13 की उम्र में पटाया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया, 18 की उम्र में एडवर्ड सिंड्रोम और 21 में डाउन सिंड्रोम हो गया। बस सिंपल सी ट्रिक से याद रखना। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 तो होते हैं असेक्सुअल यानी अलिंग, जिनका लिंग से कोई लेना देना नहीं है, जो स्त्री पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं। लेकिन लास्ट वाले जो दो हैं वो लिंग गुणसूत्र हैं। पुरुष में XY के रूप में और महिला में XX के रूप में होते हैं। 44 + X 0 यानी 45 गुणसूत्र हो गए किसी इंसान में, उसे टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम है ना। और ये 4 बीमारियां और याद रखना इसी से जुड़ी हुई, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम, इसके अलावा आपका ये सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, साथ में टर्नर सिंड्रोम है ना। तो ये 4 बीमारियां और याद रखना। क्लाइनफेल्टर में तो पुरुष के अंदर एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है और सुपर मेल में एक Y गुणसूत्र बढ़ जाता है पुरुष के अंदर। ठीक है, इधर सुपर फीमेल या मेटा फीमेल में महिला के अंदर एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है, महिला के अंदर एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में महिला के अंदर एक X गुणसूत्र कम हो जाता है। तो महिलाओं में होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट, पैरों की उंगलियों की जो त्वचा है वो फटी टूटी सी हो जाती है, थोड़ा स्किन छिलसी जाती है, उस बीमारी का नाम है एथलीट फुट। एक कवक की वजह से होने वाली बीमारी है। गंजापन भी कवक की वजह से होता है। आयोडीन किनको दिया जाता है? आयोडीन उनको दिया जाता है जो घेंगा या गलगंड रोग से प्रभावित है, जो घेंगा या गलगंड रोग से जो प्रभावित होते हैं उनको दिया जाता है आयोडीन। ठीक है, जो घेंगा या गलगंड रोग से प्रभावित होते हैं, जो घेंगा या गलगंड रोग से प्रभावित होते हैं, गलगंड या
घेंघा, या इसी को कहते हैं गंडमाला, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉइटर, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉइटर। ठीक है, तो इस बीमारी से जो प्रभावित हैं उनको, इस बीमारी में होता क्या है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है निद्रालु रोग, और ये निद्रालु रोग याद रखना, निद्रा रोग या अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं इसको, एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और सीसी मक्खी इसको फैलाने का काम करती है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने प्रश्न कर लिए थे, और मैंने वापस आपको यहां पे मैं ले आया हूं, ये आपके 16 वो प्रश्न हैं जो अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, यस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बिना समय खराब किए आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए लाइव, और देखते चलिए, क्लास का आनंद लीजिए। अब तसल्ली से बैठ जाओ और क्लास का आनंद लो भाई। ठीक है, स्लीपद या फीलपांव रोग है ना, स्लीपद या फीलपांव रोग, चलो भाई, तो ये बीमारी है स्लीपद या फीलपांव, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस, या इसी को कहते हैं हाथी पांव, इसी को हम कहते हैं हाथी पांव, या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी एक कृमि की वजह से होती है, एक वर्म की वजह से होती है, और इस कृमि का नाम होता है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, उस कृमि का नाम होता है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। तो ये बीमारी ऐसे कैसे याद रखना आप लोग, बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई कृमि की वजह से ये बीमारी होती है जिसका नाम है हाथी पांव। पैर हाथी के समान सूजकर फूल जाता है ना, स्वेलिंग आ जाती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है, किसमें आती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन, लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। और इस बीमारी को फैलाने का काम, ठीक है, तो याद रखना इस बीमारी को फैलाने का काम करता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो अगर मच्छर की भी बात की जाए या रोग वाहक की बात की जाए कि इसको फैलाएगा कौन, तो इस बीमारी को फैलाने का काम करता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ये यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सूत्राव या फाइलेरिया कृमि है ना, इस कृमि की वजह से बीमारी होती है जिसका नाम है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई है ना, जिसे फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं या सूत्राव कृमि भी कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग का मतलब होता है जो बीमारियां एक इंसान से या एक जीव से दूसरे जीव में फैलती नहीं है, जैसे कैंसर, जैसे एक्सीडेंट या दुर्घटना, जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट अटैक। तो यहां देखते हैं जुकाम, ये तो वायरस से होने वाली बीमारी है, राइनो वायरस से है ना, राइनो वायरस सामान्य जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस होता है, राइनो वायरस, और ये बीमारी तो फैलती है, जुकाम तो फैलता है। निमोनिया, निमोनिया भी भाई आपके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है, फैलती है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी जो फैलती है, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी जो फैलती है, यानी संक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है, संक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है। ठीक है, एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये तीनों बीमारियां फैलती हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जिसे अति तनाव या हाइपरटेंशन भी कहते हैं, अति तनाव, हाइपरटेंशन वाली अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, 140 से ऊपर का बीपी। ठीक है, याद रख लो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीत ज्वर, येलो फीवर, पीत ज्वर के बारे में पूछा है। येलो फीवर क्या है? तो पीत ज्वर एक वायरस से होने वाली बीमारी है, एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, और इसके वायरस का नाम होता है फ्लेवी वायरस। इसके वायरस का नाम होता है फ्लेवी वायरस। और इसको कौन सा मच्छर फैलाता है? तो इसको वही मच्छर फैलाता है जो डेंगू को फैलाता है, यानी इसको फैलाता है पीत ज्वर, है ना। इस पीत ज्वर को फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो मच्छर याद रखना, मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर, जो डेंगू को फैलाता है, जीका को फैलाता है, चिकनगुनिया को फैलाता है, वही पीत ज्वर को भी फैलाता है। तो ये बीमारी एक वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारी है, एक वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारी है पीत ज्वर। मच्छर से फैलने वाला रोग, भाई कैंसर तो कौन से मच्छर ने फैलाया है आज तक? सीधी बात है। तो जहां जहां ऑप्शन में 3 आ रहा है उसको तो काट ही दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचा। तो ये मलेरिया और पीत ज्वर, ये दोनों मच्छर से फैलाई जाने वाली बीमारियां हैं। मलेरिया तो फैलाया जाता है एनोफ्लीज मच्छर की वजह से, मलेरिया तो फैलाया जाता है मादा एनोफ्लीज मच्छर की वजह से, मादा एनाफ्लीज या एनोफ्लीज मच्छर की वजह से। और पीत ज्वर का अभी बताया था आपको, जिससे डेंगू फैलता है, यानी मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर की वजह से। एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं दोनों, तो हमने इस पे टिक कर दिया, ठीक है। चलिए, पायरिया रोग संबंधित है, पायरिया, है ना, पायरिया लग जाता है। पायरिया बहुत आसान सा प्रश्न है, पायरिया का तो कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। पायरिया किससे संबंधित बीमारी है? दांतों से संबंधित, और ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। पायरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इस प्रोटोजोआ का नाम याद रखना, ये प्रोटोजोआ होता है एंटमीबा जिंजीवैलिस। इस प्रोटोजोआ का नाम याद रखना, एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस नाम के प्रोटोजोआ की वजह से बीमारी होती है पायरिया, दांतों में सड़न, है ना, पायरिया लग जाता है, ठीक है। दुर्दम मलेरिया होता है, दुर्दम मलेरिया यानी खतरनाक मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, जिससे जान भी जा सकती है, मौत भी हो सकती है। तो ये दुर्दम मलेरिया, पहली बात तो मलेरिया ही पूछे तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया के बारे में पूछे तो मलेरिया खुद कहोगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम की भी 4 जातियां मलेरिया उत्पन्न करती हैं। उन 4 में से जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से, ठीक है। तो सबसे दुर्दम, सबसे खतरनाक, सबसे घातक, जानलेवा मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। कौन सा मच्छर फैलाता है? बता ही चुका हूं, मादा एनोफ्लिस, ठीक है। चलो, कुनैन, जो मलेरिया की दवा, मलेरिया के लिए एक दवा आती है कुनैन सल्फेट, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी कहते हैं इसको, और ये पेड़ से प्राप्त होती है जिसका नाम होता है सिनकोना। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एक आवृतबीजी पौधा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कुनैन के लिए जो प्रमुख औषधि आती है वो नाम है उसका कुनैन सल्फेट, नाम है उस दवा का कुनैन सल्फेट, या इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम है इस दवा का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये लीजिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और ये एक पादप से प्राप्त होती है और उस पादप का नाम है सिनकोना, उस पादप का नाम है सिनकोना वृक्ष, उस पादप का नाम है सिनकोना वृक्ष, सिनकोना, ठीक है। तो ये सिनकोना एक प्रकार का आवृतबीजी पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, उससे ये दवा प्राप्त होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कुनैन सल्फेट, ठीक है। मलेरिया की दवा है। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डेंगू एडिस इजिप्टाई की वजह से, और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से फैलता है ना, और क्यूलैक्स की वजह से जापानी एन्सेफेलाइटिस,
एक तो इसकी वजह से फैलता है जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस, और दूसरा इसकी वजह से फैलता है आपका हाथी पांव या फाइलेरियासिस, हाथी पांव या फाइलेरियासिस, ठीक है। डेंगू ये फैलता है एडीज, मादा एडीज है ना, और नर मच्छर की वजह से तो कोई फैलेगा ही नहीं, सीधी बात है। चलो, काला जार, ब्लैक फीवर, काला बुखार जिसे कहते हैं ब्लैक फीवर, ये किससे संचरित होता है ना, काला जार या ब्लैक फीवर या काला बुखार है ना, ये किससे संचरित होता है ये आपको बताना है, ठीक है। काला जार या ब्लैक फीवर ये किससे संचरित होता है, तो ध्यान रखना है ये काला जार या ब्लैक फीवर ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इसके प्रोटोजोआ का नाम है लेशमानिया डोनोवानी, इसके प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी। इस प्रोटोजोआ की वजह से बीमारी फैलती है, लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से बीमारी फैलती है, ठीक है। अच्छा, फैलाती कौन सी मक्खी है, तो ये जो सिकता मक्खी है, सिकता, जिसको अपन रेत मक्खी भी कहते हैं, सिकता मक्खी या रेत मक्खी या बालू मक्खी या सैंड फ्लाई भी कहते हैं, सैंड फ्लाई, इस मक्खी की वजह से बीमारी फैलती है। तो काला जार, ब्लैक फीवर, शरीर पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, इस बीमारी का नाम आप याद रखना, ठीक है, काला जार। रेबीज या अलर्क रोग, रेबीज वो जो कुत्ता वगैरह काट लेता है जिसकी वजह से इंसान हुड़क जाता है, पागल हो जाता है, वो बीमारी रेबीज है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसके वायरस का नाम होता है रेबडो वायरस, इसके वायरस का नाम होता है रेबडो वायरस, रेबडो वायरस, ठीक है। तो रेबीज रेबडो वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक है, याद रखना इसको, रेबीज रेबडो वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रहेगा। चलो, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में, देखो भाई ये 2 बूंद जिंदगी के लिए, बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, पहले टीवी में भी ऐड आता था, 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो ये पोलियो का टीका होता है भाई, किसका टीका होता है, पोलियो का, नाम है इसका OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, OPV। पीलिया, पीलिया को अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस, क्या कहते हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस या पीलिया या हेपेटाइटिस भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये पीलिया लिवर से संबंधित बीमारी है। होता क्या है, त्वचा नाखून पीले पड़ जाते हैं क्योंकि पित्त वर्णक ज्यादा मात्रा में जमा होने लगते हैं, वो निष्कासित नहीं हो पाते, तो पित्त वर्णकों की मात्रा जब बढ़ जाती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब बीमारी देखने को मिलती है पीलिया, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, ठीक है। हाथ पैर, त्वचा, नाखून, आंख पीले पड़ जाना, ठीक है, खून की कमी होती है, आरबीसी कमजोर हो जाती है, आरबीसी कम पड़ जाती है। अगला प्रश्न है एलिजा परीक्षण, तो एलिजा परीक्षण याद रखना, एलिजा का पूरा नाम सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, एलिजा का पूरा नाम, एलिजा का पूरा नाम होता है एंजाइम, एलिजा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरोवेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरोवेंट एसे, ये एलिजा का पूरा नाम है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरोवेंट एसे। और ये एलिजा टेस्ट जो होता है वो एड्स के प्रतिरक्षियों का किया जाता है, यानी HIV का टेस्ट होता है एलिजा, ठीक है। एक और टेस्ट होता है HIV का, और उसका टेस्ट का नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट, उस टेस्ट का नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, वो भी HIV का ही होता है, ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट होता है HIV का। एड्स वायरस क्या होता है भाई, देखो एड्स वायरस के बारे में पूछा गया है, एड्स का वायरस होता कौन सा है, पहले तो ये समझो, एड्स का वायरस होता है HIV, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का पूरा नाम है। और इस वायरस में
आरएनए पाया जाता है। आरएनए क्या पाया जाता है? एक सूत्री आरएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, एक सूत्री आरएनए है ना केवल। ये एचआईवी वायरस की खास बात है, ठीक है। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक, असंक्रामक का मतलब होता है नहीं फैलने वाला, नहीं फैलने वाला रोग है ना, नहीं फैलने वाला, जो फैलता नहीं है, वो रोग कौन सा है? तो देखो एड्स, एचआईवी वायरस से होने वाला एक फैलने वाला रोग है एड्स। तो कैंसर, ये एक असंक्रामक रोग है। पहली बार पहले प्रश्न में आया था कैंसर एक असंक्रामक रोग होता है। कोरोना, ये तो कोरोना तो पता है आपको, सार्स कोव 2 वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। और जुकाम थोड़ी देर पहले ही बताया था, राइनो वायरस से होने वाला रोग है। राइनो वायरस से जुकाम फैलता है, ठीक है, जुकाम। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी, काली खांसी भाई, काली खांसी अंग्रेजी में क्या कहते हैं इस काली खांसी को? देखो 3 बीमारियां एक साथ पढ़ लो यहीं पर, डीपीटी, डी से याद रखना डिप्थीरिया, डी से याद रखना डिप्थीरिया, पी से याद रखना पर्ट्यूसिस, पी से याद रखना पर्ट्यूसिस, और टी से याद रखना टिटनस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, 3 बीमारियां एक साथ याद रखनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में ये जो पर्ट्यूसिस है इसी को काली खांसी कहते हैं। पर्ट्यूसिस को ही कौन सी खांसी कहते हैं? काली खांसी, काली खांसी कहते हैं, ठीक है। और ये बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। मिला लो भाई, पर्ट्यूसिस पर्ट्यूसिस आ रहा है, मिला सकते हो। तो ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, है ना। पर्ट्यूसिस आना चाहिए बस पीछे। इस बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है, जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, याद रखना इस बात को, ठीक है। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह की किसी को? काली खांसी रोग, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अच्छा, इन तीनों बीमारियों में एक ही वैक्सीन काम में आती है, और उस वैक्सीन का नाम याद रखना डीपीटी वैक्सीन। इन तीनों बीमारियों में एक ही वैक्सीन काम में आती है, और उस वैक्सीन का नाम भी याद रखना डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटेनस वैक्सीन, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण बनता है? कौन सा जीव है जो ब्लैक फीवर या काला अजार बीमारी का कारण बनता है? ठीक है, काला अजार, ब्लैक फीवर बीमारी का कारण बनता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये बीमारी आई थी अपने पास, काला अजार, ब्लैक फीवर। लिस्मानिया डोनोवानी नाम का एक प्रोटोजोआ, लिस्मानिया डोनोवानी नाम का एक प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ, उसकी वजह से बीमारी होती है। और इसको रेत मक्खी या बालू मक्खी ने फैलाया था, ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से। संक्रामक रोग हैजा, ये हैजा एक संक्रामक रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है, और इसके जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम होता है इसके जीवाणु का? विब्रियो कॉलेरा या विब्रियो कॉलेरी। इस हैजा में एक टेस्ट किया जाता है और एक वैक्सीन, ये 2 पॉइंट याद रखना। हैजा एक बीमारी जो गंदा खाना और गंदा पानी पीने की वजह से फैलती है, ठीक है, दूषित जल और भोजन के सेवन से, संक्रमित जल एवं भोजन से ये बीमारी फैलती है। संक्रमित जल और भोजन से बीमारी फैलती है, और इसमें टेस्ट किया जाता है स्टूल टेस्ट या मल परीक्षण। इसमें टेस्ट किया जाता है स्टूल टेस्ट या मल परीक्षण। स्टूल टेस्ट या मल परीक्षण इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये हैजा है, हैजा यानी कि कॉलेरा, है ना, हैजा या कॉलेरा, स्टूल टेस्ट या मल परीक्षण इसमें किया जाता है, सिंपल। चलिए, स्टूल टेस्ट या मल परीक्षण किया जाता है। काली मौत, काली मौत का मतलब ब्लैक डेथ, काली मौत, ठीक है। काली मौत या ब्लैक डेथ की बात करें तो एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है, और इस बीमारी का जो बैक्टीरिया है पास्चुरेला पेस्टिस, ये इस बीमारी का, ठीक है, जिसे प्लेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग। और ये बीमारी एक जीवाणु की वजह से होती है,
उस जीवाणु का नाम याद रखना, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यार्सिनिया पेस्टिस, है ना। पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर इसी को कहते हैं यर्सिनिया पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यर्सिनिया पेस्टिस, है ना। और फैलाता कौन है इसको? एक मक्खी फैलाती है जिसे चूहा मक्खी कहते हैं ना, इसको फैलाती है चूहा मक्खी, चूहा मक्खी, चूहा मक्खी कहते हैं उसको, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना चूहा मक्खी का, जिनोप्सिला चियोपिस। इस चूहा मक्खी का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, जिनोप्सिला चियोपिस, जिनोप्सिला चियोपिस। इस पिस्सू या मक्खी का वैज्ञानिक नाम है जिनोप्सिला चियोपिस। इस मक्खी की वजह से बीमारी फैलती है, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ। मियादी बुखार, मियादी बुखार क्या बोलते हैं भाई मियादी बुखार को? इसको हम बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं इसे? टाइफाइड बोलते हैं, मियादी बुखार या टाइफाइड बोलते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम होता है टाइफाइड, इसका नाम होता है टाइफाइड या मियादी बुखार, है ना, या इसी को कहते हैं मोती झरा, इसी को कहते हैं मोती झरा, ठीक है। अच्छा, इस मोती झरा या टाइफाइड की बात करें तो इस टाइफाइड में एक जीवाणु से होने वाला रोग है, एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और इसके बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बीमारी होती है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरी तरफ से, हर परीक्षा में पूछा जाता है। विडाल टेस्ट इसमें किया जाता है, विडाल टेस्ट इसमें किया जाता है, ठीक है। चलो, बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम है बैसिलस, बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम है बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, ये तो इस वैक्सीन का पूरा नाम हो गया। इसके अलावा ये वैक्सीन 2 बीमारियों में काम में आती है। पहला, यक्ष्मा यानी कि टीबी में, और दूसरा, एक तो ये वैक्सीन काम में आती है यक्ष्मा टीबी में, और दूसरा एक बीमारी होती है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, उसमें भी यही वैक्सीन काम में आती है, लेप्रोसी या कोढ़, उसमें भी सेम वैक्सीन काम में आती है, बीसीजी, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, ठीक है। किसने खोज की थी इसकी? तो इसकी खोज की गई थी कॉमेट और ग्यूरिन नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा। ये वैज्ञानिकों के ही नाम है, ध्यान रखना, कॉमेट और ग्यूरिन ये वैज्ञानिकों के ही नाम है, इनके द्वारा खोज की गई थी इस वैक्सीन की, बनाया गया था इस वैक्सीन को, ठीक है। चलो, सिंपल, आगे चलते हैं। यौन संचरित रोग का उदाहरण है, यौन संचरित रोग, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग। और मैंने जैसा कि कहा था, एक तो एड्स का नाम याद रखना इसमें, एक आप गोनोरिया का नाम याद रखते हो, गोनोरिया, गोनोरिया, एक आप सिफिलिस या उपदंश का नाम याद रखते हो, सिफिलिस या उपदंश, और एक आप याद रखते हो इसके अलावा हाँ, फिलहाल 3 ही याद रख लो। तो देखो यहाँ गोनोरिया दे रखा है, गोनोरिया, ठीक है। कैंसर वगैरह, टीबी वगैरह, ये तो कोई संबंध नहीं है, इनका सेक्सुअल रिलेशन से कोई संबंध नहीं होता, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये बीमारियां याद रखना आप लोग। कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो जीवाणु के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पहले हम उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियां ये हैं, ऐसी पागल बहन, ऐसी पागल बहन, और बहन का नाम है डीटी। क्या नाम है बहन का? डीटी। देखो अब समझना, ए से तो याद रखना, ए से तो याद रखना एंथ्रेक्स, ए से तो याद रखना एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। सी से याद रखना सिफिलिस, सी से याद रखना सिफिलिस। पै से याद रखना प्लेग, और याद रखना काली खांसी या पर्ट्यूसिस, काली खांसी या पर्ट्यूसिस। गै से याद रखना गोनोरिया,
गैसे याद रखना गोनोरिया, लैसे याद रखना लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, ठीक है। वैसे याद रखना बॉटुलिज्म, खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग, बॉटुलिज्म, खाद्य विषाक्तता। हैसे याद रखना हैजा, कॉलेरा। नैसे याद रखना निमोनिया, नैसे निमोनिया, ठीक है, नैसे निमोनिया। इसके अलावा डी से याद रखना डायरिया, डी से याद रखना डायरिया, दस्त लगना, और याद रखना डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और टी से याद रखना टिटेनस, और याद रखना टीबी, और याद रखना टाइफाइड, टाइफाइड, और याद रख लेना ट्रैकोमा। ये तमाम तरह की बीमारियां जो मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, ये सारी की सारी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सी भी जीवाणु से होती है। पोलियो तो वायरस से होने वाला बीमारी है, वायरस से होने वाला रोग है पोलियो। फाइलेरियासिस ये कृमि से होने वाला रोग है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कृमि से होने वाला रोग है। बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। हीमोफीलिया ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ले देखे एक ही बीमारी बची है टाइफाइड, ये रही देखो टाइफाइड, ढूंढ लो इसमें। अब ये तमाम तरह की बीमारियां आपको याद रखनी है, तो फिर आपका कभी भी कोई प्रश्न ऐसा गलत हो ही नहीं सकता। चलो अगला है जीवाणु जनित रोग के उदाहरण। देखो फिर से वही प्रश्न आ गया। अभी कुष्ठ रोग पढ़ा था, लेप्रोसी, देखो ये रहा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं ना। अगर कभी हिंदी में समझ में ना आए तो अंग्रेजी में पढ़ लेना भाई प्रश्न को, कहीं छोड़ के आ जाओ, है ना। तो एक कुष्ठ रोग आ गया, ये भी है, क्षय रोग टीबी ये भी है, डिप्थीरिया भी है और टिटनस भी है। चारों की चारों बीमारियां जीवाणु जनित रोग हैं, यानी जीवाणु से होने वाली बीमारियां चारों की चारों, ठीक है। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था पहली बार, ठीक है। सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था। यस, तो ध्यान रखना दोस्तों, बैक्टीरिया या जीवाणु का पता लगाया गया था सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा, है ना। बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने अपने दांतों के मैल में देखा था पहली बार, है ना, सजीव कोशिका के रूप में 1674 में पहली बार बैक्टीरिया का पता लगाया था। 1674 में, 1674 में किसने लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने। और इसने इसको नाम क्या दिया था, उस समय इसको पता नहीं था ये बैक्टीरिया है, इसने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल, जंतुक नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था, ना। बैक्टीरिया का पता किसने लगाया, ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। बैक्टीरिया चार टाइप के होते हैं भाई, है ना। गोल गोल बैक्टीरिया हो सकते हैं, गोल गोल, या डंडे जैसे हो सकते हैं, ऐसे छड़ जैसे ऐसे, या कॉमा जैसे हो सकते हैं, कॉमा जैसे, कॉमा जैसे हो सकते हैं, कॉमा जैसे, कॉमा शेप, या सांप जैसे हो सकते हैं, सांप सर्पिलाकार। चार टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, इनका नाम भी सुन लो। जो कॉमाकार हैं, कॉमा शेप के, सॉरी जो गोलाकार हैं, पहले नंबर पे आते हैं गोलाकार, फिर आते हैं छड़ाकार, रोड शेप्ड छड़ाकार, ठीक है। फिर आते हैं कॉमाकार, कॉमा शेप्ड के, फिर आते हैं कॉमा शेप्ड के कॉमाकार, और लास्ट में आते हैं सांप जैसे सर्पिलाकार, सांप जैसे सर्पिलाकार। ये लीजिए, तो गोलाकार के लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे कोकस, कोकस। छड़ाकार के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बेसिलस, बेसिलस। कॉमाकार के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बिब्रियम, बिब्रियम। और सर्पिलाकार के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्पाइरिलम।
स्पाइरिलम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप कौन से हो सकते हैं। सिंपल यहां तक, कोई दिक्कत किसी तरह की किसी भी प्रश्न में? चल सकते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आ गए, तो मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, वो आप सुन लो, उसके बाद फिर अपन यहां पर चलेंगे। देखो, परिवर्तन दो तरह के हैं भाई हमारे पास, एक तो है भौतिक फिजिकल, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, और दूसरे हैं रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन है हमारे पास, भौतिक और रासायनिक। अंतर क्या है? अंतर एक ही है, जिसमें नया पदार्थ बने वो रासायनिक, और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता वो भौतिक। नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन, नहीं बनता तो भौतिक। वापस हो जाए, बना वापस हो गया तो भौतिक, अगर एक बार ही हो गया तो रासायनिक। बस ऐसे याद रखना। ठीक है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती तो वैसे तो हर किसी चीज का जलना, देखो अब ट्रिक सुन लो, किसी भी चीज का जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा, लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो उस समय क्या होता है, उसमें से मोम पिघलता भी तो है, और वो मोम पिघल के सोना तो बनता नहीं है, मोम ही रहता है। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, यहाँ पे भी कोई नया नया पदार्थ बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, कोई नया पदार्थ बनेगा। लेकिन प्लेटिनम तार को गर्म करेंगे तो देखो, गर्म करना जलाया नहीं है, सिर्फ गर्म किया है, गर्म करेंगे तो ठंडा भी होगा वापस से, तो वही सब कुछ सेम हो जाएगा, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि प्लेटिनम को गर्म करते ही और सोने का तार बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना, यस। अब आपने काटा और काटने के बाद सेब भूरे रंग में बदल गया, तो यहाँ नया पदार्थ बना। अब ये मत सोचना सर सेब का चीकू बना क्या, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज तो आया, नया पदार्थ तो बना। वापस से आप उसी सेब को उसी अवस्था में नहीं ला सकते, इसका मतलब यहाँ कौन सा परिवर्तन होगा, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? मैंने एग्जाम्पल लिखा बर्फ का पिघलना, तो बताओ बर्फ से क्या बन रहा है? पानी। बर्फ से क्या बन रहा है? पानी। ये लो, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अच्छा इस परिवर्तन में बताओ आकृति बदल रही है क्या? हाँ, आकृति बदल रही है। ठीक है, रंग भी बदल सकता है, भौतिक परिवर्तन में तो रंग बदलते ही। घनत्व भी बदलेगा, बर्फ का ज्यादा पानी का कम, 4 डिग्री सेल्सियस की बात अलग है, वो एक अपवाद है। ठीक है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, नए पदार्थों का बनना ये भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। ये सीधी सी बात दिमाग में छाप लो, भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ नहीं बनते, पुराने ही रहते हैं। नए पदार्थ हमेशा रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं। ठीक है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देखो, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं तो आती रासायनिक में। कोयले का जलना हमेशा रासायनिक है, और भोजन का पाचन, पाचन भी रासायनिक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया अपने पास, बर्फ का पिघलना। अभी अभी बताया था, बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, और पानी से वापस क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। पानी से वापस क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। इसका मतलब बर्फ का पिघलना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक चीजें? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखो, पकना रासायनिक परिवर्तन होता है, फटना रासायनिक परिवर्तन, पाचन रासायनिक परिवर्तन, लेकिन पानी का जमना
बर्फ बनी, बर्फ वापस से पानी में बदल सकती है, ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आया आप कंफ्यूज हो जाओ, रासायनिक परिवर्तन नहीं, इसका मतलब आपसे भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है। वो सामने वाला साफ कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन पूछ रहा है, भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, सीधी सी बात है। चलो, धातुओं में जंग लगना, जंग नहीं, जंग तो युद्ध होता है, युद्ध। अब देख लो हिंदी में अशुद्धि है, यहाँ पर हिंदी की अशुद्धि है, यहाँ पर धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, और जंग लगती है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, वापस से लोहापन प्राप्त कर नहीं सकते, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होगा। ठीक है, चलो, एक बंद निकाय में, बंद है, सिस्टम बंद है, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। कोई बंद निकाय है, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, कौन सी चीज है जो नहीं बदलती। तो ध्यान रखना, एक ही चीज है, वो है द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बंद है ना, कोई भी चीज बाहर भीतर आ जा नहीं रही है, तो इसका मतलब पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, पदार्थ का क्या नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। चलो आगे सुनना, नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होगा। अब इनमें से ढूंढ लो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। पिघलना भौतिक परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन, वाष्पन भौतिक परिवर्तन, दहन, दहन का मतलब जलना, कोयले का जलना, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, नया पदार्थ बनेगा, ये लो, ये कोयले का जलना हो गया। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनना चाहिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होगा, वापस से सफेद हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, वापस से नमक प्राप्त हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। मिट्टी का सूखना, वापस से गीला कर दो, लेकिन सब्जियां पक गई, अब दोबारा नहीं हो सकता भाई काम, ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा, अब यहां देखो, यहां पर भौतिक रासायनिक परिवर्तन तो कंप्लीट हो गया है, यहां पर भौतिक रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो गया है, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ भाई जेनेटिक्स के ऊपर। तो कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल ने नियम दिए थे, पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, प्रभाविता का नियम। और यहां पर बात कर रहा है अपूर्ण प्रभाविता की, तो अपूर्ण प्रभाविता में दो पौधे याद रखना, दो पेड़, एक तो याद रखना मिराविलिस जलापा, अपूर्ण प्रभाविता में याद रखना एक तो मिराविलिस जलापा, जिसे 4 ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं, मिराविलिस जलापा 4 ओ क्लॉक प्लांट है ना, और दूसरा याद रखना ये स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो ये दो अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण है। अपवाद है मतलब प्रभाविता के नियम के। ठीक है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है। यहां से फिक्स प्रश्न आते हैं भाई जेनेटिक्स से, यहाँ कोई नया प्रश्न बनने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ से फिक्स प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो विपरीत लक्षण है और उनका जोड़ा है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना एलील कहते हैं। एलील का मतलब युग्म विकल्पी, एलील का मतलब युग्म विकल्पी, एलील लक्षणों का जोड़ा, एलील या युग्म विकल्पी। मेंडल द्वारा किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण की F2, कौन सी पीढ़ी, F2, और उसका फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात के बारे में बात कर रहा है। फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात, ढूंढ के बताओ जल्दी से कौन सा होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात, मेंडल के एक संकर संकरण पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें एक तो एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण, और एक किया था द्विसंकर संकरण। तो एकल संकर संकरण पर आधारित है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दो नियम तो इस पे आधारित है, एक तो प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों तो इस पे आधारित है। और तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब आपसे पूछा गया है एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी,
F2PD क्या प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी F2PD। इसमें फिनोटाइप पूछा है, लक्षण, लक्षण ये है कि इसमें 3 तो लंबे हैं और 1 बौना है, अनुपात आएगा 3:1। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3:1। चलिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किया गया था, बिल्कुल सही बात है। पौधे का कौन सा लक्षण नहीं चुना गया था? 7 लक्षण चुने थे मेंडल ने, 7। पादप की ऊंचाई है ही नहीं इसमें, बीज की आकृति है ही नहीं, बीज का रंग चुना था, ये तो चुना था। पुष्प की स्थिति ये भी नहीं है, पुष्प का रंग ये भी था। फली की आकृति नहीं है, फली का रंग ये भी था। एक लक्षण है जो नहीं था, वो है तने का रंग, ठीक है, ये मेंडल ने नहीं चुना था। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था? तो ये शटन और बॉबेरी ने दिया था भाई, है ना। 2 वैज्ञानिक याद रखना, शटन और बॉबेरी, शटन और बॉबेरी, इन्होंने दिया था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है, शटन और बॉबेरी ने। ये कुछ बेसिक से प्रश्न है आनुवंशिकी से, सीधा सीधा उठ के आते हैं, कोई इनमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसता आनुवंशिकी में, ठीक है। चलो, ये दिया था GH सल के द्वारा 1914 में दिया गया था, GH सल ने इसे 1914 में दिया था। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 3 नियम बताए थे अभी, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीसरा जो नियम है वो किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मेंडल ने मटर के अलावा किस पौधे पर काम किया था? मटर के अलावा, मेंडल ने मटर के अलावा किस पौधे पर काम किया था? तो ध्यान रखना, वो पौधा था हेराइशियम, वो पौधा था हेराइशियम, जिसे राजमा या हॉकवीड के नाम से भी जानते हैं, राजमा या हॉकवीड के नाम से भी जानते हैं। ये मेंडल ने मटर के अलावा भी इस पर काम किया था। मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? बच्चा बच्चा जानता है मटर का, मटर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो फिर इसका वैज्ञानिक नाम उठा लेते हैं, पाइसम सैटाइवम। ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये चावल का वैज्ञानिक नाम है। और ये गॉसिपियम जातियां, ये शायद रुई का नाम है, रुई कपास का ना, कपास का नाम है। चलो, यहां तक याद रखना। आनुवंशिकी की इकाई क्या है? आनुवंशिकी की इकाई कहते हैं अपन जीन को। किसको कहते हैं? जीन को कहते हैं आनुवंशिकी इकाई, है ना। किसका खंड होता है? जीन, डीएनए का खंड होता है दोस्तों, ध्यान रखना, डीएनए के खंड कहलाते हैं जीन। डीएनए के खंड या टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं, जीन। डीएनए के खंड या टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जॉनसन ने दिया था भाई, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया था, जॉनसन। और इसके लिए पहले मेंडल ने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। मेंडल ने इसके लिए कारक शब्द का इस्तेमाल किया था, कारक। मेंडल ने इसके लिए कारक शब्द का इस्तेमाल किया था, बाद में जॉनसन ने इसके लिए जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। लिंग का निर्धारण कैसे होता है भाई? बच्चे का लिंग निर्धारण माता पिता से, माता और पिता दोनों से नहीं, पिता से आने वाला गुणसूत्र। पिता से अगर एक्स आया तो लड़की पैदा होगी, पिता से अगर वाई आया तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, सोचने की आवश्यकता नहीं है। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम्स, इनके कितने पेयर होते हैं, कितने युग्म पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स के यहाँ पर मैंने कहा था 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, 46। अगर जोड़े बनाओगे तो जोड़े कितने बनेंगे? 23 जोड़े बनेंगे। आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का पिता अपन कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी पूछ सकता है, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता,
इसमें आपको नाम लिखना है बैटसन का, इसमें आपको नाम लिखना है बैटसन। ठीक है, चलो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? आनुवंशिकी किसने कहा था? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था पहली बार बैटसन ने। किसने कहा था? बैटसन ने कहा था। ये आपकी 3 चैप्टर यहां पर समाप्त हो चुके हैं। कितने चैप्टर? 3। ये आपके 3 चैप्टर यहां पर समाप्त हो चुके हैं। 3 कौन कौन से? एक तो आपका चैप्टर हो गया है मानव रोग वाला, मानव रोग अच्छा चैप्टर है, प्रश्न आते हैं खूब अच्छे सारे मानव रोग। एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है परिवर्तन वाला, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जेनेटिक्स आनुवंशिकी। आनुवंशिकी ठीक है। चलिए ये आपके चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 चैप्टर और आएंगे आगे, जिसमें एक तो आएगा धातु अधातु वाला, एक तो आएगा धातु अधातु मेटल नॉन मेटल, एक आपका चैप्टर आएगा प्रकाश लाइट, और एक आपका चैप्टर आएगा मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी। ये लीजिए। चलिए जी चलते हैं तो आगे। यहां से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर है और वो है आपका धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। पहले बिना बुझा हुआ चूना समझो तब आपको ये समझ में आएगा। बिना बुझा हुआ चूना, और ये होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें पानी मिला देते हो तो बुझ जाएगा और इसका सूत्र बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना नहीं है। ये कौन सा चूना है? ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ। ये कौन सा चूना है? ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ। CaOH का होल ट्वाइस। किस अधातु का अपर रूप? किस अधातु नॉन मेटल? सबसे पहले तो अधातु छांटो, चारों ही अधातु हैं ये भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है। अपर रूप एलोट्रोप तो चालक होता है, तो आपको पता है कार्बन के 3 अपर रूप हमने पढ़ रखे हैं। हीरा, हीरा बेटे है ना, हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट और फुलरीन। ये 3 अपर रूप हमने पढ़े हुए हैं कार्बन के, हीरा ग्रेफाइट और फुलरीन। उसमें से जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा और फुलरीन नहीं होते, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का। किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण, या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। और विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है सूत्र? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ठीक है भाई, चलो विरंजक चूर्ण का सूत्र है। आगे चलते हैं। माचिस की तीलियों में क्या होता है भाई? माचिस की तीलियों में, माचिस काम में लेते होंगे कई लोग जिनको शौक होता है ना, धुआं उड़ाने का, छर्रे बनाने का शौक होता है। तो माचिस की तीलियों में फास्फोरस का यूज किया जाता है ना, फास्फोरस 15वें नंबर पे आता है, कैपिटल P से दर्शाते हैं। ठीक है, फास्फोरस का यूज होता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण, तो अमोनिया, पहले तो अमोनिया का सूत्र क्या है? अमोनिया का सूत्र है NH3। कैसे बनता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ये अमोनिया बनता है, ये लो। और इस विधि को बोला जाता है हेवर विधि। कौन सी विधि बोला जाता है? हेवर विधि बोला जाता है। तो अमोनिया निर्माण की हेवर विधि, ये व्यावसायिक रूप से अमोनिया बनाने की एक विधि होती है। निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं?
जल की स्थायी कठोरता, भाई फिटकरी शब्द को शुद्ध कर लेना है ना, ये शुद्ध शब्द होता है फिटकरी। हिंदी की अशुद्धियां भी मैं बताता हुआ चलूंगा ताकि हिंदी में आपके 20 सवाल आने वाले हैं, ठीक है, अशुद्धि वाले सवाल भी आएंगे 1 2 3। फिटकरी शुद्ध होता है, ठीक है। तो जल की स्थायी कठोरता, कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, मैं ये सूत्र लिखता हूं, इसका इस्तेमाल होता है, आप पहचानना किसका सूत्र है, Na2CO3.10H2। इसका इस्तेमाल किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। किसका सूत्र है ये सूत्र है आपका धावन सोडे का, कपड़े धोने का सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, विरंजक चूर्ण कहते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और फिटकिरी, फिटकिरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये फिटकिरी का सूत्र है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। और ये धावन सोडे का सूत्र हो गया, कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा, ठीक है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करे, तो यहां पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर धातु पानी से क्रिया करे तो आपको निकालनी है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकालनी है, हाइड्रोजन गैस। और जब धातु अम्ल से क्रिया करे तब भी आपको कौन सी गैस निकालनी है, हाइड्रोजन। तो यहां सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। एक प्रश्न और आएगा ऐसा, देखो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, यहां पर भी अम्ल कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज के साथ जलती भी है ना, फट फट की आवाज के साथ जलती है। आवाज ऐसे लिखते हैं, अरबी का शब्द है ना, आवाज के साथ जलती है। ये लीजिए, तो फटफट की आवाज के साथ जलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो, ट्यूबलाइट में भरी होती है, भाई ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है, चेक करो एक बार, ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है। तो ट्यूबलाइट में दोस्तों ऑर्गन गैस भी होती है और पारे की वाष्प भी होती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा और तीसरा, ये दोनों सत्य कथन है, दोनों सत्य है, ठीक है। ये मैं इस प्रश्न को डिलीट कर देता हूं, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि हो गई इस प्रश्न में, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है। कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प, दोनों का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस किसको कहते हैं, बेसिक सा प्रश्न। स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस, तो आपको पता होना चाहिए, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन गैसों को हम कहते हैं अक्रिय गैस या नोबल गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस, ठीक है। और जीनॉन को कहा जाता है कौन सी गैस, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजनबी गैस। कौन सा हास्य गैस है, हास्य, लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है ना, हास्य गैस, ये लाफिंग गैस जिसको सूंघने से हंसी आती है, बेहोशी भी आती है काफी बार, है ना। तो ये लाफिंग गैस या हास्य गैस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप पहचानो, N2, ये इसका फॉर्मूला है। बताओ कौन सी होगी, तो पहचान लोगे, ये होगी नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रियाओं में जो सिलेंडर है उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, तो भाई सिलेंडर जो लेकर जाते हैं गोताखोर, उसमें एक तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो होगी होगी, और साथ में कौन सी होती है, हल्की गैस होती है, हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम में छपता है। वाटर गैस कौन सी है, वाटर गैस, सीधा सीधा एग्जाम में छपता है, वाटर गैस कौन सी है, वाटर गैस कौन सी, ठीक है। यस, वाटर गैस पूछा है, ये याद रखना, CO+H2, अगर इन दोनों को मिला दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को मिला दोगे तो वाटर गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी, वाटर गैस। चलो भाई, भारी जल, बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, भारी जल, हैवी वाटर, और भारी जल, नॉर्मल जल का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल जल का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है H2। लेकिन भारी जल जब आए तो फॉर्मूला आता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, है ना। भारी जल D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसे जानते हैं, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा भाई, हाइड्रोजन को जलाओगे तो जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से तो पानी बनेगा, पानी, क्योंकि जलाते हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, किसी भी चीज में आग लगती है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में लगती है, ठीक है, तो जलाते हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, ये प्रश्न तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है भाई, यूपीएससी तक पूछा जाता है। ये शुष्क बर्फ आरएस वगैरह में भी खूब पूछा जाता है प्रश्न तो। और शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कौन सी बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं या शुष्क बर्फ के नाम से इसे जानते हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। चलो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, ये प्रश्न पढ़ो एक बार, है ना, और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है एक बार। इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपको आना चाहिए, ये प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए उन पर यशद लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है, यशद लेपन, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, यशद लेपन। तो यशद लेपन किया जाता है, ये तो पता चली गया। और उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं, जिसमें ऐसी चीजों पर, लोहे पर जस्ते, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, ताकि उन पर जंग ना लगे। क्या ना लगे, जंग ना लगे उन पर, ठीक है, उन पर जंग ना लगे। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट, बताओ भाई। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ध्यान रखना बॉक्साइट यहां पर एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और एक और एग्जांपल याद रखना, सिनेबार, ये भी बहुत पूछा जाता है, सिनेबार, ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है, फॉर्मूला होता है HgS, और ये मरकरी या पारे का अयस्क है, ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है, सिनेबार, HgS, सिनेबार, ठीक है, ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है, ठीक है, सिनेबार, HgS। चलिए सिंपल सी कहानी है यहां तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा भाई, पहली बार ब्रिटेन, जर्मनी की राजधानी पेरिस, शायद जर्मनी की नहीं, पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस शायद, है ना, फ्रांस की राजधानी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वहां पे इसको पहली बार बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। किस तत्व को मिट्टी के तेल में संभाल के रखते हैं, बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सोडियम जो होता है इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, नहीं तो आग पकड़ लेता है। सोडियम बहुत ज्वलनशील होता है, सोडियम मुलायम भी होता है, चाकू से काटा जा सकता है ना, सोडियम, या ऐसे समझ लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम धातुएं हैं, मुलायम धातुएं हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ये ऐसी धातुएं होती हैं। मोती किस चीज का बना होता है भाई, मोती, तो मोती में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाया जाता है मोती में, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और मोती किस में पलता है, सीप में पलता है, मोती किस में पलता है, सीप में। पर्ल ओयस्टर, मोलस्का संघ के जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें पलता है मोती। कौन कठोरतम धातु है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, क्या सोना है Au, क्या लोहा है Fe, क्या प्लेटिनम है Pt, या क्या टंगस्टन है W, बताओ भाई सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु, हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु, तो यहां पे आपको टिक करना है टंगस्टन पे। सबसे कठोर धातु कौन सी है, टंगस्टन। अब आपको बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, अब आपको बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, आपको बताना है सबसे हल्की और सबसे भारी।
तो जब हल्की धातु की नाम आता है तब आपके दिमाग में तुरंत नाम आता है लिथियम का। एल्यूमिनियम को तो काट ही दो, लिथियम का नाम आता है। लेकिन भारी का नाम में पारा का नाम नहीं आता, ओस्मियम आता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिथियम और ओस्मियम। लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी। अगर पूछे सबसे हल्की गैस, अगर पूछे सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। कई लोग सोच रहे होंगे हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन होती है। और पूछे सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो ये होती है आपके पास हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है, लेकिन सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सिंपल है। चलिए, भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है, अगर पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है, अगर पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है, और अगर पूछे पृथ्वी की सतह या भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन है, तीनों का उत्तर अलग अलग देना है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, सूर्य में भी। वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन गैस 78%, और भूपर्पटी में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। शरीर में भी ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, चलो हो गया ये। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, या किस अधातु का उपयोग करते हैं? बताओ। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किस अधातु का प्रयोग करते हैं? तो यहां पर क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का, किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। ये हेलोजन होते हैं चारों। क्या होते हैं? हेलोजन। चारों के चारों हेलोजन परिवार है, हेलोजन है। आयोडीन चमकीला होता है भाई, चमकीली अधातु है, एकमात्र चमकीली अधातु, और ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस। जबकि क्लोरीन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, द्रव अधातु का उदाहरण है। स्टार लगा लेना, ये हर एक प्रश्न बन सकता है यहां से। और मैंने ये यहीं तक लिखना था हेलोजन। ठीक है, सल्फर तो गंधक है, और क्लोरीन ये भी गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस। ठीक है, चलो। कौन सी धातु चमकीली होती है? लो भाई, सीधा सीधा प्रश्न आ गया, आयोडीन चमकीला होता है। ठीक है, तांबे के संदूषण या तांबे से बचाने के लिए, ठीक है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जो पीतल होता है, पीतल ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है भाई। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु। पीतल एक प्रकार का एलॉय यानी कि मिश्र धातु होता है, जो दो से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसको ताम्र यानी तांबा, तांबा यानी कॉपर, कॉपर पर जंग ना लग जाए या कॉपर खराब ना हो जाए, इसको बचाने के लिए इस पर रांगे या टिन की परत चढ़ाते हैं। एसएन, रांगे या टिन की परत चढ़ाई जाती है। चांदी के बर्तनों को अगर खुला रख दोगे तो उनपे क्या लगना रहेगा? काले पड़ जाएंगे वो। और उनके काले पड़ने का कारण क्या है भाई? चांदी के बर्तनों को जब खुले में रखते हैं तो उनके काले पड़ने का कारण क्या है? उनके काले पड़ने का कारण है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड की वजह से वो काले पड़ जाते हैं भाई। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से काले पड़ जाते हैं। सिल्वर सल्फाइड की वजह से काले पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? धातु की बात कर रहा है, धातु। तो एक तो प्रश्न यह आता है एग्जाम में कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? उसका तो सीधा सीधा उत्तर होता है मरकरी यानी कि पारा। सीधा सीधा उत्तर होता है मरकरी या पारा। लेकिन यहां कह रहा है हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु एक तो गैलियम और दूसरा सीजियम। याद रखना, एक तो गैलियम और दूसरा सीजियम, ये दो धातुएं ऐसी हैं जो हथेली पे रखते ही पिघल जाएंगी। ठीक है, गैलियम और सीजियम।
कौन सा धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील। एक सारणी बनाता हूं और उस सारणी की मदद से हमको ये पता चल पाएगा कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। देखो भाई, क्रियाशीलता वाली सारणी है, कर्ण, ने, कार, मांगी, अल्टो, क्रेटा, जिंक, फरारी। पापा है, क्यों, होगी, आगे, और, पिटाई। अब चेक कर लो तुम्हारी धातुएं कहाँ आ रही है। मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, ये रहा। आयरन, ये रहा। कॉपर, ये रहा। बताओ सबसे ऊपर कौन आ रहा है, मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया, मैग्नीशियम। जो जितना ऊपर आएगा वो उतना ही क्रियाशील होगा, जो नीचे आएगा वो उतना ही कम क्रियाशील होगा। ठीक है, उतना ही कम क्रियाशील होगा। सिंपल। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखना, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अधिक विद्युत चालकता, अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी, अधिक विद्युत चालकता, जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा है, बताओ। जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा है वो धातु कौन सी है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सीसा। कॉपर या तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, अर्जेंटम या एजी कहते हैं सिल्वर, है ना, और सीसा, लेड, सीसा। तो यहां पर चांदी आपको टिक करना है, चांदी। ठीक है, 100वां प्रश्न भाई, देखो आधे प्रश्न हो जाएंगे इसके बाद, है ना। 100वां प्रश्न आ रहा है, 100वां प्रश्न आ रहा है। देखो, उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है, जैसे सोना, प्लेटिनम, ऐसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना यहां पर हम प्रयोग करते हैं एक्वा रेजिया का। किसका प्रयोग करते हैं, एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया को हम शाही जल भी कहते हैं, शाही जल, रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया को हम शाही जल या रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इस एक्वा रेजिया का, HCl और HNO3 दो से मिलकर बनता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जब ये 3:1 में मिलाए जाते हैं तब जाके बनता है आपका एक्वा रेजिया। ठीक है, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज। क्या कहते हैं, अम्लराज। अम्ल का राजा नहीं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है, शाही जल या रॉयल वाटर भी कहते हैं। शाही रोग कहते हैं हीमोफीलिया को, लेकिन शाही जल कहते हैं अपन आपके एक्वा रेजिया को। तो यहां आपके कितने प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, 100 प्रश्न हो चुके हैं, 100। यहां आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब 1 मिनट का मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा रेस्ट। 1 मिनट का रेस्ट का मतलब एक प्रश्न पर आपको सोचने का मौका दे रहा हूं, अगले प्रश्न